तन्वी स्मार्ट नहीं बनना है, एडवांस में मैं विश कर देती हूँ। अच्छा हम पागल है सारे, राइट? थोड़ी होता है। मैम चलो तो होमवर्क होमवर्क की बात कर लेते हैं। एक प्यारी बच्ची ने मुझे होमवर्क भेजा था, जिसने मुझे मना किया था उसका नाम ना लिया जाए क्लास में। तो एक अनोनिमस बच्ची ने मुझे होमवर्क भेजा था, तो मैं थोड़ा सा वो डिस्कस करना चाहती हूँ। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी अभी? ये नो मैम। नो मैम। धक्के से बोल ले तू यो। चलो पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज हम एक गेम खेलेंगे। इसमें हम पता लगाएंगे कि मर्डर किसने किया है, ठीक है? मर्डर मिस्ट्री है, ओके? ये ये मैम। गेम बोल दिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए जिंदगी में, है ना? ये मैम। सही बात है। क्या प्रो है इसमें? चलो यहाँ देखते हैं। फिर यही खुल गया। देखो, तो इसने होमवर्क बहुत अच्छे से करा है। इसमें कुछ करेक्शंस है जो आप लोग कर सकते हो। तो जो जो होमवर्क करते हैं उनको थोड़ी मदद हो जाएगी, ठीक है? तो नोट्स कैसे बनाते हैं ये बताना चाह रही हूँ, तो सब जूम कर लो ताकि तुमको सही से दिख जाए। तो ईटीएस पे जूम करो। देखो सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहली चीज इसने करी है, ईटीएस स्टैंड फॉर एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ये सबसे बढ़िया चीज है कि आप हमेशा शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म लिखो। एस ए स्टैंड फॉर सीक्वेंस एनोटेशन, राइट? तो ये बहुत अच्छी चीज करी है इसने। 4 नंबर का क्वेश्चन इसका यहीं से कवर होता है क्योंकि ईटीएस की फुल फॉर्म आ चुकी है। उसके बाद जब आप होमवर्क, जब भी आप कुछ नोट्स बनाते हो ना, तो नोट्स को इतना लंबा नहीं बनाना है। दिस इज, तुम्हें पढ़ने में दिक्कत होगी। ऑल्दो बिल्कुल सही लिखा है लेकिन पढ़ने में दिक्कत होगी, राइट? सो एन एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग इज अ शॉर्ट, तो इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है? सिंपली लिख सकती थी ईटीएस, उसके नीचे कॉलम बना लेती 1 2 3 4, इतने में ही सारा कुछ कवर हो जाता, ठीक है? तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या है वो पहली लाइन में आ जाता, ओके? Which code for a protein. It consists of 3 nucleotide sequence on messenger RNA that code for a single amino acid. It help in the decoding of mRNA message into a polypeptide chain. ठीक है? तो इतनी सी लाइन आप यहाँ पे लिख सकते थे। हेल्प इट की जगह इट को काट लो, हेल्प इन डिकोडिंग mRNA इनटू पॉलीपेप्टाइड। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स को जब काटोगे ना, आपके नोट्स धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे। तो ट्राई करो, इज एम आर आई दस देयरफॉर, इन्हें काटने की, ओके? व्हाइल मेकिंग नोट्स, ये मैम। ठीक है जी? बाकी नोट ये बनाया बहुत अच्छा है, पर ऐसे बनाते तो थोड़ा और इजी हो जाता है, ठीक है? लाइक सीक्वेंस एनोटेशन, इट इज द प्रोसेस, सिंपल लिख दे, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ जीन। तो इसको सिंपली प्रोसेस लिख देते तो बेहतर रहता ना। दस दिस मेथोलॉजी, इतनी लंबी लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या होता है, यूज फॉर सिक्वेंसिंग द होल जीनोम। सो ऐसे यूज होता है किस लिए? तो यहाँ मैंने लिख दिया ऐसे, यहाँ मैं लिखती यूज, एक लाइन लगाती, किस लिए यूज होता है? होल सेट ऑफ डीएनए स्टडी। हो गए छोटे में नोट? तो मुझे पता चल गया कि जहाँ मेरी ऐसे की सीक्वेंस है, सीक्वेंस एनोटेशन का प्रोसेस है, उसमें उसका यूज क्या है? उसका यूज है होल सेट ऑफ डीएनए को स्टडी करना है। ये कितने शॉर्ट में हो गया ना। यहाँ पर पूरा पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते हो सकता है वो लाइन मिस कर जाओ, तो अपने नोट्स पॉइंट्स में बनाया। कोई समझ आई बात? ये मैम। राइट? अब लास्ट चीज है, ये उन्हीं को समझ आएगी जो बना रहे हैं, जो नहीं बना रहे उनके लिए कुछ नहीं है ये। मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट, ये दो चीजें थी ना जिनके बीच में फर्क पता करना था। तो जब भी आपको दो चीजों में फर्क पता करना हो ना, उनके नोट्स हमेशा ऐसे बनाने हैं, ओके? आमने सामने लिख के, कि जैसे इसमें कितनी बार रिपीट्स होती है सीक्वेंस, 5 to 50 टाइम्स, राइट? यहाँ पे माइक्रो में सैटेलाइट में हम सीक्वेंस 1 to 9 टाइम रिपीट होती है। तो तुम सीधा देख के बता सकते हो कि फर्क किसमें है रेपिटेशन में, कि यार इसमें कम हो रही है उसमें ज्यादा हो रही है, लाइक मिनी सैटेलाइट को हम वीएनटीआरस भी बोल देते हैं। तो आप देख के बता सकते हो फर्क, इसको ऐसे लिखा करो जब भी किसी चीज में डिफरेंस लिखना है। क्लियर? ये मैम। ये मैम। बाकी होमवर्क बहुत अच्छा किया है इसने, तो हमारी एनोनिमस बच्ची ने होमवर्क अच्छा किया है, गुड जॉब। चलो अब हम आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे, राइट? तो आज हमारा टारगेट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना, और जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है वो करना। मेरा सिस्टम में कैमरा आज कंप्यूटर का कल से चल नहीं रहा है, तो मैंने बोला है उन्हें, इससे सेट होगा तब समझ आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में जो उंगलियां हैं, उंगलियों की अगर टिप पे देखो तो क्या दिखाई देता है? और अगर देखो टिप पे तो तुमको ऐसे ऐसे लाइनें दिखाई दे रही है। ये मैम। तो अब सोचो कि कौन दो, मुझे दो बच्चे चाहिए वॉलंटियर, कौन वॉलंटियर करेगा भाई एग्जाम्पल देने में? एक सेकंड ना।
वही होता है। हाँ, तो हमारे पास आई है तान्या एंड भुवनेश्वरी। तो सोचो कि तान्या ने चाकू लिया और किसको मार दिया? जो तान्या को। भुवनेश्वरी को, है ना। तो तान्या ने चाकू पकड़ा और उसने भुवनेश्वरी को कुछ मार दिया कि नहीं, नीट की सीट मैं लेके जाऊंगी। ठीक है, उसने भुवनेश्वरी को कह दिया चलो तुम रेस्ट करो। अब तान्या ने जब चाकू मारा तो उसके फिंगर के जो प्रिंट्स थे ये उसके कहाँ पर रह गए? चाकू के ऊपर, यही मैम। है ना। तो ये फिंगरप्रिंट हम पहचान लेते, लेकिन तान्या थी बायो की स्टूडेंट। तान्या थी बायो की स्टूडेंट। तान्या ने क्या किया कि चाकू को कपड़े से पोंछ दिया, अच्छे से साफ सुफ कर दिया। अब उस पे फिंगरप्रिंट नहीं रहे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि तान्या ने मारा था या तन्वी ने? कंफ्यूजन होगी ना। यही मैम। तो ऐसी वाली कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि आजकल क्रिमिनल्स भी स्मार्ट हो गए हैं पिक्चरें देख देख के कि भाई आपको अपने फिंगरप्रिंट मिटाने हैं। तो जैसे तान्या ने अपने फिंगरप्रिंट मिटा दिए, वैसे ही हम तान्या को पकड़ पाए तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट कर ले। तो जब वो कहीं पे भी होगी, हो सकता है जब वो भुवनेश्वरी से लड़ रही थी तो भुवनेश्वरी ने उसके स्किन को पकड़ा हो और थोड़े से उसके उंगली के अंदर स्किन सेल्स आ गए हो, या फिर तान्या का कहीं पे बाल वाल गिर गए हो, क्योंकि ये ना कहीं पे थोड़ा सा सैंपल तो गिर ही जाता है। तो उसके किसी भी सेल से, तान्या के किसी की भी सेल से हम डीएनए निकाल लेंगे और उस डीएनए की मदद से हम पहचान लेंगे कि ये तान्या थी जो क्राइम सीन पे थी, यानी कि भुवनेश्वरी के खून तान्या ने किया है। तो जब आप फिंगरप्रिंट की बात नहीं हो रही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब है कि आप किसी की डीएनए की मदद से पहचानो कि वो कौन है, उसको हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब ये करते कैसे उसकी बात करेंगे। इतना समझ में आया कि होता क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बेसिक सा? यही मैम। मैम। ठीक है, तो इस क्लास में थोड़ा सा आपको उठना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। और इससे क्वेश्चन आता है। सो बेसिक पॉइंट थे, कल मैंने बताया था 99.9% कीटाणु मारते हैं टूथपेस्ट, और 99.9% डीएनए हम सभी ह्यूमन में सेम होता है। देखा होगा ना आपने, टीवी में ऐड आती है 99.9% वाली। यही मैम। तो डीएनए हम सब में सेम है, सिर्फ 0.1% डीएनए हम सब में एक दूसरे से डिफरेंस है, राइट। तो ये जो डीएनए है दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकती हूँ, अगर हम बात करें तो। कहाँ गया? तो डीएनए की अगर मैं बात करूँ तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ना। ये मेरा डीएनए है, सेंटर में बना रही हूँ, ध्यान से देखना। दो स्ट्रैंड डीएनए के मैंने बना दिए। वो पार्ट जो प्रोटीन के लिए कोड करता है उसको मैं क्या बुलाऊं, बल्क डीएनए या जंक डीएनए? बल्क डीएनए। बल्क डीएनए। बल्क डीएनए, राइट। तो बल्क डीएनए जो हम में ऑलमोस्ट सेम होता है, हम सब में ना कोडिंग पार्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट। पर डिपेंड करता है कि पापा के जीन एक्सप्रेस हुए या मम्मी के एक्सप्रेस हुए, तो हमारा आई कलर डिफरेंट हो जाएगा। वैसे बल्क डीएनए ऑलमोस्ट हम में सेम होता है। तो जो पार्ट कोड करता है वो है हमारा बल्क डीएनए, राइट। सो बल्क डीएनए इज द कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए, लिख लो इसे। और जो पार्ट कुछ कोड नहीं करता उसको आप कहते हैं जंक डीएनए। डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स, राइट। तो सबसे ज्यादा वेरिएशन आपको जो जो पार्ट सबसे ज्यादा यूनिक होता है वो जंक डीएनए ही होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने बल्क डीएनए को स्टडी किया था, जंक डीएनए को स्टडी किया था, या दोनों को किया था? दोनों को। दोनों को किया था, ठीक है जी। अब जंक डीएनए के अंदर भी ना रेपिटेटिव सीक्वेंसेस देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एएजी की सीक्वेंस है, एएजी। मुझे बार बार एएजी रिपीट होता दिख रहा है, तो मैं कहूंगी रेपिटेटिव सीक्वेंस है। और जब भी कोई रेपिटेटिव सीक्वेंस आती है उस सीक्वेंस को हम बुलाते हैं सैटेलाइट, याद है? इतने पार्ट को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। और सैटेलाइट डीएनए कुछ नहीं है, रेपिटेटिव डीएनए में सीक्वेंस है जो आपको जनरली जंक साइड पे दिखेगी। ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये दो टाइप का होता है, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट और एक होता है मिनी सैटेलाइट, राइट। अभी यही होमवर्क दिया था ना, कल ये बात भी करी थी, यही मैम। है ना। इतनी बात क्लियर है, सबको याद आएगा थोड़ा थोड़ा? यही मैम। तो देखो सैटेलाइट डीएनए क्या है, इट इज द रीजन ऑफ डीएनए दैट डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। ये दो टाइप का हो सकता है। अगर स्ट्रैंड बहुत ही छोटा है, ठीक है, अगर मान लो कि मतलब जो रेपिटेशन है सीक्वेंस की, जैसे एएजी है वो 1 से लेकर 10 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं कहूंगी माइक्रो सैटेलाइट है। और अगर वो थोड़ा ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो मैं उसे मिनी सैटेलाइट बोलूंगी, ठीक है। तो ये देखो, ये बल्क डीएनए, ये छोटा सा जंक डीएनए, और जंक डीएनए के अंदर आपको सैटेलाइट डीएनए मिलेगा। बात समझ आई ना?
क्या होता है? यही में तो कौन बताएगा मुझे डिफरेंस बिटवीन जंक डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए, क्या मतलब है इनका? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। डायग्राम देख के बता दो किस समझ आया तो। हाँ नहीं हाँ। जंक डीएनए जो होता है जो किसी के लिए कोड नहीं करता है, और जो सैटेलाइट डीएनए होता है मतलब वो बार बार रिपीट हो रही होती है सीक्वेंसेस। तो बेटा जंक डीएनए है ना, ये जंक डीएनए का जो भी स्ट्रैंड है, इस पूरे को मैंने जंक डीएनए बोला, और इसके अंदर जो सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है, ए ए जी, थोड़ी देर के बाद ए ए जी, ए ए जी, तो इसको मैंने सैटेलाइट डीएनए बोल दिया। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को जो बार बार रिपीट हो रही है वो सैटेलाइट डीएनए, और ओवरऑल जो पूरा स्ट्रैंड हो गया वो जो किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा वो जंक डीएनए। तो जंक डीएनए के अंदर ही आपको सैटेलाइट डीएनए मिलेगा, और ये वो वाला पार्ट है डीएनए का जो कुछ भी कोड नहीं करता। क्लियर? यही में चलो, तो माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट में एक फर्क जरूर डालना है कि माइक्रो सैटेलाइट में ना आपको बार बार एडेनिन और थायमिन रिपीट होते दिखेंगे, लेकिन मिनी सैटेलाइट में ग्वानिन और साइटोसिन रिपीट होते दिखेंगे। तो मैं आपको ये बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जानना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पे टिकी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अगर मेरे पास किसी के डीएनए का सैंपल है, ठीक है, ये किसी का ब्लड है, सैंपल है, और मुझे क्राइम सीन से मिला है, और मेरे पास सस्पेक्ट है, मेरे को लगता है कि ये जो बच्ची है हमारी, हमारी भूमिका, भूमिका का शायद ये ब्लड सैंपल है, भूमिका है जिसने खून करा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कैसे, भूमिका का ब्लड सैंपल मैंने निकाल लिया, ये लो भूमिका का ब्लड भी रख लिया, रेडी होता है, मैंने अलग कलर से दिखा रही हूँ। तो मैं कैसे भूमिका के ब्लड सैंपल को देख के क्राइम सीन के ब्लड सैंपल के साथ कंपेयर कर पाऊंगी? पूरा अगर मैं डीएनए मिलाने लगी तो बहुत समय लग जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगी, भूमिका के डीएनए के अंदर जो सैटेलाइट सीक्वेंस है ना, क्योंकि हर इंसान के अलग है, तो भूमिका के डीएनए के अंदर मैं सैटेलाइट सीक्वेंस निकालूंगी। लेट से मैंने कहा क्रोमोसोम नंबर 5 देख रही हूँ मैं, तो क्रोमोसोम नंबर 5 पे भूमिका के डीएनए में AAG 100 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, मेरे को ये सीक्वेंस, मेरे को ये मिल गया। अब मैं क्या करूंगी, जो क्राइम सीन से ब्लड निकला है ना, उसमें मैं क्रोमोसोम नंबर 5 को निकालूंगी, और उस 5 पे जाके मैं देखूंगी AAG है, मोस्ट प्रोबेबली AAG मिल ही जाएगा। लेकिन क्या वो अराउंड 5 टाइम्स रिपीट हुआ है? अगर वो 5 टाइम रिपीट्स हुआ है, दैट मीन्स ये ब्लड सैंपल किसका है? भूमिका का। समझ आया? तो हम जो सैटेलाइट डीएनए में भी जो मिनी सैटेलाइट होती है ना, उस सीक्वेंस से पता लगाते हैं। तो बेसिकली भूमिका की मिनी सैटेलाइट को हमने सस्पेक्ट ये ब्लड सैंपल से कंपेयर करके देखा, और दोनों में रेपुटेशन बिल्कुल सही थी, सेम थी, इस वजह से हमने कहा कि भूमिका कल्प्रिट है। ये बात समझ आई थोड़ी थोड़ी? यही बेटा बाकियों को नहीं समझ आई, 2 लड़कियों को आई? आई मैम। बेटा आई तो बोल ले, पेपर नहीं देना अपना। तो नीट क्या पूछता है, नीट पूछता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या यूज होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिनी सैटेलाइट्स यूज होती है, ठीक है, माइक्रो नहीं होती। ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिनी सैटेलाइट्स को आप एक और नाम से जानते हो, वीएनटीआर। वीएनटीआर डिफरेंट टाइप के होते हैं, मिनी सैटेलाइट इज वन ऑफ देम। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, कहीं पे भी बार बार आपको कोई सीक्वेंस रिपीट होती दिखती है उसको वीएनटीआर बोलते हैं। स्पेसिफिकली कौन सा वीएनटीआर यहाँ यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, दैट इज मिनी सैटेलाइट। क्लियर? एक बार पूछा था कि वीएनटीआर क्या है, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, तो याद रखना एनसीईआरटी मिनी बोलते तो मिनी पे ध्यान देना है। ठीक है, आ गया। मुझे ये सीक्वेंस देख के बताओ, इसमें किसी को वीएनटीआर दिख रहा है? कोई मिनी सैटेलाइट दिख रही है? कोई कोड है जो वीएनटीआर है, बेसिकली बार बार रिपीट हो रहा है? एक बार में किसी कोड को कितना पढ़ते हैं? मैं कितने अल्फाबेट को एक साथ पढ़ूं यहाँ पे, 1 2 या 3? 3। कोई ऐसी सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट होती दिखाई दे रही है? GGC हाँ, GGC। कहाँ दिख रही है तुमको? यहाँ पर, और तुमको यहाँ पर दिख रही है, राइट? तो ये रेपिटेशन है, समझ आई? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिस्कवर की थी एलिक जेफरी ने 1984 में। ठीक है, इन्होंने ही डिस्कवर किया था किसको? इन्होंने डिस्कवर किया था मिनी सैटेलाइट को।
तो ऐसी कोई सीक्वेंस जो बार बार रिपीट होती है, इतने बेस पेयर की इतनी बार रिपीट होती है, सब कुछ इन्होंने डिस्कवर किया था। तो मिनी सैटेलाइट भी इन्होंने डिस्कवर किया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? लेबोरेटरी की टेक्निक है ताकि किसी एक इंडिविजुअल के जेनेटिक मेकअप को समझा जा सके। राइट, क्लियर? एनसीईआरटी की लाइन Yeah, है ma'am. इम्पोर्टेंट। अभी किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? कोई भी चीज हमेशा किसी एक लॉजिक पे वर्क करती है ना, तो लॉजिक ही उसका प्रिंसिपल है। तो ये क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेटिव डीएनए, कि एक डीएनए के अंदर जो रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, देखो बार बार रेपिटेटिव डीएनए का मतलब ये नहीं है अलग से डीएनए आया है, वो सिंपली कह रहा है कि एक डीएनए में, कि एक डीएनए में, इसको बिल्कुल सिंपल करके समझो जिसको अभी भी नहीं समझ आया, यहाँ देखो, एक डीएनए में जो जंक वाला पार्ट है, उस जंक वाले पार्ट में कोई सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट हो रही है, AAG, कोई भी सीक्वेंस हो सकती है जो बार बार रिपीट हो रही है। मैं इसको स्टडी करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकती हूँ, यही मेरा प्रिंसिपल है। समझ आई? तो रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल होता है। क्लियर? Yeah, अब जो जेफरी उन्होंने सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रॉब यूज किया था, ठीक है, तो उन्होंने प्रॉब की तरह किसी चीज को यूज किया। व्हाट इज प्रॉब? प्रॉब इज, अगर मैं बोलूँ ये जो डीएनए है, मैं उसका एक फ्रेगमेंट यहाँ बना रही हूँ, ठीक है, ये देखो 3' to 5', ये मेरा डीएनए फ्रेगमेंट है। अब मैं इसके ऊपर सीक्वेंस लिख देती हूँ, लेट्स से ATGCA। अगर मैं लेबोरेटरी में, लैब के अंदर एक आर्टिफिशियल सीक्वेंस बनाऊं इसी के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, क्या होगी वो सीक्वेंस? कैसे लिखूं? कॉम्प्लीमेंट्री है। EACCT। हाँ, तो ये जो आर्टिफिशियल सीक्वेंस बनाई ना, मैं इसको प्रॉब बोलूंगी, ठीक है। तो जौन सी हमारे पास डीएनए की सीक्वेंस है, उसके ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को लैब में बना दो, उसको हम कहते हैं प्रोब। ओके, yeah, इतनी बात समझ आई? यो मैम। किसी भी नॉन सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाओगे ना, उसको प्रोब कहेंगे। चलो चलो आगे। यो मैम। yeah, ma'am. बेटा किसी को कोई भी अभी तक डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो, मुझे पता चल जाए। अच्छे तो आए हैं, ठीक है। चलो केस इन्वेस्टिगेट करें। Yeah, ma'am. तान्या, बेटा डाउट है? यस मैम। पूछ बेटा। मैम जो आपने पीछे वो डीएनए स्टैंड दिखाया था जिसमें हमने सीक्वेंस रिपीट होने के लिए पूछा था ना मैम, उसमें अगर हम 3 पेयर्स लेने हैं तो मैम फिर उसमें तो GGCC का मतलब कोई पेयर बन ही नहीं रहा है 3। देख लेते हैं, बन तो रहा है GGC। अच्छा एक सेकेंड, मैंने पढ़ा नहीं है पूरा, बना लेती हूँ। बना लेते हैं। GGC एक पेयर, GAT एक पेयर, CGG एक पेयर, CGT एक पेयर। हाँ भाई सही बोल रही है, वो पेयर ही नहीं बन रहा इसमें तो। पहले क्यों नहीं बोली? सही बोल रही है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। वैसे GGC लगता है इसमें कुछ मिट गया बीच में से, ये अब बना के देखते हैं। एक ये पेयर GGC, अब बन जाएगा। यस मैम। Yeah, ma'am. सही बोल रही है, गुड। तुमने कॉपी पे लिखा है, इसे लिख के बनाया? मैम नहीं, मैंने पहले देख लिया था बट मुझे लगा मेरे को पढ़ने में थोड़ा सही हो तो मैंने तब नहीं बोला। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पूछ ले। अगर इसमें क्या हो सकता है ना, जब ये किसी को पढ़ाते टाइम बीच में इतना गैप दिख, कोई ना, पर बिल्कुल सही जायज बात है, 3 का पेयर नहीं बन रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेयरिंग का क्वेश्चन आता है जब हम एक लगाएंगे भी। ठीक है, चल क्लियर है ना तेरा डाउट? यस मैम। चलो शाबाश। सो बता भाई, तू ही बताओ, रीड करके बताओ क्या लिखा था ने। Let's investigate a crime. We found the body of Naruto in a house. There were 4 people in the house: Tom, Jerry, Mickey, and Minnie. ठीक है, तो नरूटो देखा है किसी ने? नरूटो Yes मैम। बस इसी ने देखा है? ये मैम। तो फिर हम लगा लेते कि तान्या ही मर्डरर है। ठीक है तान्या? यस मैम। तो हम एक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्राइम सीन, हम सबके सब मिलके, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम आराम से सो जाओगे। तो सोना ही है तो क्लास लगा के सो रहे हो, गाने थोड़ी सुना रही हूँ मैं, ऐसे सो जाओ।
तो हम एक रूम में गए, वहां पे हमें नरूटो की बॉडी मिली, ठीक है, तो नरूटो निकल लिए। हमें वहां पे 4 पीपल और मिले, तो जैसे हम रूम में एंटर करे हमें 4 लोग और मिले, टॉम, जेरी, मिकी एंड मिली। क्लियर है सबको सीन? Yeah. जब भी आप कोई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करने जाते हो तो आप क्या अटायर में होंगे, क्या पहन रखा होगा? टोपी। सीआईडी देखा है? यस मैम। Yeah, ma'am. तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट मैम। करने जाते हैं तो क्या पहन के जाते हैं? लहंगा पहन के जाते हैं? ग्लव्स। No, ma'am. ग्लव्स, Gloves. लैब कोट पहना होगा, है ना? बढ़िया से ये स्पेक्स मैम। लगा रखे होंगे, हमारे पास एक बॉक्स होगा, हम फोरेंसिक की टीम है अब, ठीक है? तो हम सब गए उस टीम में, सब रेडी हो, सबने तैयार हो गए? यस Yeah, मैम। ma'am. चलो अब हम रूम में एंटर करते हैं। सबको दिखा रूम में? Yeah. यस मैम। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम क्राइम सीन को देखते हैं, तो हमें न्यूरूटो दिख रहा है मरा हुआ, Yeah, ma'am. यस मैम। ठीक Yeah, है? ma'am. और हमें दिख रहा है यहाँ पे ये हमारा टॉम, नहीं ये क्या, कौन है ये? Mickey. मिकी, मिकी। ये हमारी मिनी, वो हमारा टॉम, ये हमारा जेरी, ठीक है? चारों एक्टिंग कर रहे हैं कि "ओह, क्या हो गया?" और हमें आसपास और क्या चीज दिख रही है, ध्यान से देखो। ब्लड। Blood. है ना? लेकिन ये हमें ये नहीं पता ब्लड किसका है, नरूटो का भी हो सकता है और इनमें से किसी का भी हो सकता है ना, मर्डरर का हो, राइट? हम क्या करते हैं, ये जो सैंपल है इसको हम बोलते हैं सस्पेक्ट। हमें सस्पेक्ट करना है कि ये किसका ब्लड है। तो अगर मुझे जानना है ये किसका ब्लड है तो मैं किसके ब्लड से कंपेयर करूं? मैंने सारा ब्लड एक टेस्ट ट्यूब में भर लिया। हाँ, कुछ नहीं मैम। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि जो ब्लड का सैंपल है ये किसका है, जेरी का है, टॉम का है, मिकी का है, मिनी का है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नरूटो का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इन सबके साथ? इन सब के ब्लड सैंपल लेने हम सबके ब्लड सैंपल लेने। हाँ, सबके ब्लड सैंपल भर लो, सबसे लो। अच्छा तू भी दे भाई, मतलब बाद में लड़ना है मैडम, अब बाद में डरना, पहले ब्लड तो सबका लेंगे, और हम नरूटो का भी लेंगे क्योंकि हो सकता है ना नरूटो का ही ब्लड हो और हम खामखा सोच रहे हैं, Yeah, ma'am. है ना? हो सकता है जो मर्डरर है वो बहुत ही शातिर हो। तो हमने सबका ब्लड सैंपल ले लिया, राइट? Yeah. चलो अब इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो सीआईडी देखा है ना सबने? यो मैम। Yeah, ma'am. तो जब भी क्राइम सीन होता है तो कौन होते हैं एसीपी? दया। एसीपी दया तो नहीं थे, एसीपी प्रद्युमन। प्रद्युमन। तो हमेशा वो रूम में जाके क्या बोलते हैं? हमारे केस में एसीपी प्रद्युमन कौन होगा क्लास में, जल्दी बताओ, रेज योर हैंड। जेंडर न्यूट्रल है ये, लड़की लड़की कोई भी हो सकता है। नेहा ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया था, तो एसीपी प्रद्युमन है हमारी नेहा। और दया कौन है? दया पे पता नहीं क्यों पल्लवी ने हाथ ऊपर किया, तो पल्लवी हमारी दया है, ठीक है? चलो, तो जैसे क्राइम सीन पे गए उसी टाइम हमारे कौन था एसीपी प्रद्युमन? नेहा। नेहा ने बोला, नेहा ने क्या बोला? कुछ तो गड़बड़ है दया। गड़बड़ है। और दया कौन है हमारी? पल्लवी। पल्लवी ने क्या रिप्लाई किया? पल्लवी बताओ बेटा। तो पल्लवी इज लाइक दरवाजा तोड़ू, क्योंकि सबको ही पता है कि ये दरवाजा तोड़ने के लिए फेमस है, ठीक है? तो वैसे हम रूम के अंदर आ चुके थे पर स्टिल उसका दरवाजा तोड़ने का मन था, तो लेट से उसने लैब का दरवाजा तोड़ा और अब सबके सब लैब में है, ठीक है? तो हम सब बायोलॉजी की टीम लैब में गई है। और जब भी आप क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करते हो तो आप फोरेंसिक टीम होते हो, राइट? तो फोरेंसिक इज ए डिपार्टमेंट जो सारे क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है? तो हमने सारे सैंपल वैंपल इकट्ठे कर लिए और हम सबके सब लैब में आ गए क्योंकि पल्लवी ने दरवाजा लात मार के तोड़ दिया था। क्लियर? Yeah, ma'am. ये मैं। ठीक है, नेहा ऐसे ही देखिए, पूरे पूरे लेक्चर में ऐसे ही देखेगी, ठीक है नेहा? मैम। चलो, लेकिन हमारी नेहा के सर पे ज्यादा बाल है, राइट? है ना? नो यो मैम। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, हमने ऑब्जर्व कर लिया सीन को और हमने वहां पे देखा ब्लड के सैंपल है, तो हमने क्या किया, हमने कलेक्ट कर लिए सबके ब्लड के सैंपल, राइट? ये मैम। Yeah, ma'am. ये मैं। तुमने सारे ब्लड के सैंपल्स इकट्ठे कर लिए। अब चलो आगे चलते हैं। तो हमें करना क्या है, ब्लड के सैंपल इकट्ठा करने के बाद हमें एक चीज करनी है। देखो मेरे पास, अब ध्यान से सुनना, ये सस्पेक्ट है और ये मेरे पास सस्पेक्ट का ब्लड है। ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, ब्लड के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। Yeah, ma'am. ये मैं। मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है? No, ma'am.
नहीं होता, No, ह्यूमन ma'am. के केस में नहीं होता, लेकिन बाकी ब्लड सेल्स है। तो मुझे ना जेनेटिक मटेरियल चाहिए, तो क्या मैं ब्लड के अंदर से जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही देख पाऊंगी या मुझे कुछ करना पड़ेगा? जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो मुझे सेल को तोड़ना पड़ेगा, राइट? तो मैं ये करूंगी, सबके सैंपल रखे हैं मैंने, देखो मिकी, मिनी, टॉम, जेरी, सस्पेक्ट और नारुतो, सबके सैंपल रखे, ये सबके ब्लड है। अब मैं क्या करूंगी, इस ब्लड के अंदर जितने सेल्स हैं उनको तोड़ दूंगी। अब मुझे सेल के अंदर तोड़ना क्या है, अगर एक सेल है, ये मेरा सेल है और ये यूक्रियोटिक सेल है, बेड़ा गर्क होगा जो तुमने कुछ और बोला, तो ये मेरा न्यूक्लियोटिक सेल है ना, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए निकालना, मुझे डीएनए है, तो मुझे कैसे एंजाइम से इसको ट्रीट करना पड़ेगा? अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? कभी भी नहीं पढ़ते थे क्या तुम लोग? सेलुलोज। यूक्रियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलुलोज से बनी। अब ये मत बोल दो बेटा फ्री टाइम में फोटोसिंथेसिस करती हूँ। अरे भैया क्या होगा तुम्हारा? फोस्फोलिपिड और प्रोटीन, सुना है कभी? फोस्फोलिपिड बाइलेयर। मैम। हाँ, तो यो बोलोगे बेटा, अब तो यो बोलोगे। और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं इनमें, कभी आपने सुना हो? सब तोड़ने हमें, राइट? तो हमें ये सब कुछ तोड़ देने, बस हमें डीएनए नहीं डालना, एंजाइम डीएनए मत तोड़ देना, डीएनए चाहिए। तो ये तुम क्या करोगे, आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द ब्लड सैंपल। तो जितना भी ब्लड सैंपल लाए हो उसका फर्स्ट स्टेप होगा कि उसमें से हम लोग डीएनए निकाल ले। तो ये सब करने के लिए हम क्या करेंगे, एंजाइम्स डालेंगे। तो सिंपली फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जितने भी ब्लड सैंपल है उसको एंजाइम से ट्रीट करेंगे। लिपिड को तोड़ना है, लाइपेसेस डाल दो, राइट? तो मैं सिंपली लिख रही हूँ यहाँ पे एंजाइम डालेंगे, और एंजाइम्स डालने से क्या होगा, क्या ब्रेक हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सारे सेल ब्रेक हो जाएगा। हाँ, सारा सेल ब्रेक हो जाएगा और हमें एंड में क्या मिल जाएगा, डीएनए। तो सबके डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। मैं एक ही डीएनए बना रही हूँ सबके, मतलब बहुत सारे सैंपल नहीं बना रही, बहुत सारे डीएनए मिल जाएंगे बीकर में आपको, राइट? क्लियर सबको? राइट। तो फर्स्ट स्टेप विल बी कि हम डीएनए को अलग कर लेंगे ब्लड सैंपल से। चलो ये तो कर लिया। अब मुझे ये जानना है कि जो सस्पेक्ट का ब्लड है ना, सस्पेक्ट का ब्लड सैंपल तो मिल गया ना हमें, तो ब्लड सैंपल में मुझे डीएनए भी मिल गया। अब मैं इसके डीएनए को स्टडी करूंगी और इसके अंदर मैं सीक्वेंस ढूंढ लूंगी जो रिपीट हो रही है बार बार। यानी कि मैं इसके अंदर कौन सी सीक्वेंस ढूंढूंगी, क्या नाम होगा उसका? सैटेलाइट। कौन सी, मैक्रो या मिनी? मिनी। हाँ, मुझे मिनी सैटेलाइट मिली। देखो बहुत सारे क्रोमोसोम है ना इसमें, मैं एक पढ़ती हूँ। वैसे ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग सारे क्रोमोसोम स्टडी करते हैं, पर हम क्लास के पर्सपेक्टिव से एक क्रोमोसोम पकड़ लेते हैं, क्रोमोसोम नंबर 5 फॉर एग्जाम्पल है ये सिर्फ, ठीक है? पढ़ते सारे हैं। तो क्रोमोसोम नंबर 5 पे मैंने इसकी मिनी सैटेलाइट सीक्वेंस को पकड़ लिया। दैट इज अ, लेट्स से क्या सीक्वेंस लिया हमने, कौन सी लेके चले हम आगे, वही लेते हैं, एएजी, ठीक है? तो हमने इसकी एएजी सीक्वेंस ढूंढ ली, हमें पता है कि इसमें एएजी आती है, राइट? और मैंने क्या किया, इस एएजी सीक्वेंस का एक लेबोरेटरी में ऑलरेडी प्रोब बना दिया। प्रोब बना दिया तो प्रोब की सीक्वेंस क्या होगी, प्रोब की सीक्वेंस क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या लिखूं मैं, टी 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 सी, टीटीसी। ठीक है? ये बना दिया और इसको मैंने रख लिया अपने पास, मैं कहा ये काम आएगा, राइट? अभी इतना क्लियर सबको? मैम। इसको ना साइड में ना रेडियो लेबल भी कर लो, जहां जाएगा वहां पे ये चमकेगा, ठीक है? तो सबको समझ आया? अभी तक हमने क्या किया, डीएनए को निकाल लिया सेल से बाहर और एक तरफ हमने प्रोब भी बना के रख लिया है वो सस्पेक्ट वाले ब्लड से। ओके, मैम। अपनी कॉपी में ये लिख लो, क्योंकि लास्ट में केस तुम ही सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगी। समझ में आया दया? मैम दया बात नहीं करता। दया शर्मिला, दया सिर्फ लात मार के दरवाजा तोड़ देता है। चलो अब आओ। तो सब सैंपल से हमने फर्स्ट स्टेप करके डीएनए निकाल लिए, ठीक है? लेकिन अब मेरे को इतने बड़े डीएनए को पढ़ने में तो दिक्कत है। तो जब भी बहुत बड़ा डीएनए होता था हम उसको छोटे पार्टों में काट लेते थे। काटने वाली चीज का नाम क्या था? Restriction and Restriction and yes. So second step would be digestion of DNA with restriction endonucleases. तो हम उसको कैंची से
काट देंगे, राइट? तो हमने जब काट दिया तो अब डीएनए के सैंपल हमें कैसे दिखेंगे, दिख रहे हैं आपको डीएनए फ्रेगमेंट्स? यस मैम। तो अब हमें बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स दिखने लग जाएंगे और हर सैंपल के साथ करेंगे हम ये, ठीक है? प्रॉप बना के मैंने अलग से लैब में रखा हुआ है, बाकी पूरे सैंपल के साथ हमने यही करना है। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल गए। कोई सेगमेंट बड़ा है, कोई सेगमेंट छोटा है, अगर मेरे को इसको स्टडी करना है तो सबको अलग अलग करना पड़ेगा। तो साइज के बेसिस पे अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक करनी पड़ेगी थर्ड स्टेप में? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। शाबाश। किसने दिया आंसर? आंसर किसने दिया है? सूर्यांश। सूर्यांश पढ़ के आने लग गया, शाबाश। सूर्यांश आंसर देता है जब तुम लोग चुप हो जाते हो। नाइस, गुड गुड। ये पहला बच्चे से याद है वर्ड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम भेज देंगे, ठीक है? अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस कराना तो बायोटेक में, लेकिन थोड़ा सा एक चीज समझ लो कि इसमें हम जो जेल यूज करते हैं वो एग्रोस जेल है। देखो नीट में आया था अगार जेल, अगार जेल नहीं है, अगार इज ए डिफरेंट जेल, ये एग्रोस जेल है जो आपको रेड एल्गी से मिलती है। ओके, याद रखना। नाउ आज आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, ये आपको सॉल्यूशन दिख रहा है? तो हमने एक बीकर लेना है और उस बीकर के अंदर एक पाउडर डालेंगे हम और उसमें पानी घोल देंगे। पाउडर डाला, उसमें पानी डाल दिया, अब वो कुछ ऐसा सा बन गया, दिख रहा है आपको? क्रिस्टल सी, क्लियर सी, जैसे लग रहा है पानी डाल रहे हैं थोड़ा सा। और इसको हम एक छोटे से बॉक्स के अंदर डाल देंगे, ठीक है? तो ये एग्रोस जेल ही है लेकिन लिक्विड फॉर्म में। अब इस बॉक्स को हम सेटल होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये देखो चारों तरफ फैल चुका है ये लिक्विड, ये ऐसे फैल चुका है, दिख रहा है आप सभी को थोड़ा थोड़ा? अब हम इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब सेट होने के लिए छोड़ेंगे तो जेल बन जाएगा, देखो ऐसे दिखेगी जेली, दिखाई दे रही है? ये पूरा जेली का स्लैब है। यहाँ पे आपको एक कॉम्ब लगी हुई दिख रही है जेली के अंदर? इसको हम कॉम्ब बोलते हैं, जैसे कंघी होती है ना बाल बनाने वाली, वैसी। मेरे को बता, जहाँ पर ये है कॉम्ब की छोटी छोटी दीवारें हैं, यहाँ पे तो एग्रोस जेल नहीं होगा ना, क्योंकि ये थी उसके ऊपर से हमने जेल डाली थी, ठीक है? तो इतनी जगह पे एग्रोस जेल नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगी, इस कॉम्ब को निकाल लूंगी। जब मैं इस कॉम्ब को निकालूंगी ना तो यहाँ पर छोटे छोटे छेद बन जाएंगे इस जगह पे, समझ आई ये बात? छोटे छोटे से कुएं से बन जाएंगे, ठीक है? इतनी बात क्लियर? अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैं सिर्फ प्रिपरेशन कर रही हूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ठीक है? तो यहाँ पे छोटे छोटे से कुएं बन गए, बना देते हैं हम बहुत सारे छोटे छोटे कुएं। और क्या पेज है? ठीक है, राइट। अब मेरे को ना इसके ऊपर चार्ज लगाना है, तो मैं एक तरफ लगा दूंगी एनोड, एक तरफ लगा दूंगी कैथोड। बेटा कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे नेगेटिव चार्ज। नहीं, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग पढ़ते हो ना एनोड कैथोड की दिक्कत, वो से आपा वही रखना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एनोड में पॉजिटिव, कैथोड में नेगेटिव, दैट्स इट, ठीक है? बाकी मतलब केमिस्ट्री में कहाँ पे क्या लिखना है। चलो, अब डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो कुएं बनाए हैं ना इनमें सैंपल डालेंगे। तो एक कुएं में सैंपल डाल दो, किसका डालूं? एसीपी प्रदुमन? नोरूटो। दूसरे में किसका डालूं? मिनी का। तीसरे में? मिकी। फोर्थ? जेली। फिफ्थ? और लास्ट में मैंने डाल दिया सस्पेक्ट का, ठीक है? अब मैं इनके बीच में से करंट पास करूंगी। जब मैं करंट पास करूंगी तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, वो कौन से चार्ज की तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव। जो बड़े फ्रेगमेंट होंगे, जो साइज में बड़े होंगे, वो ज्यादा नहीं पैनी वो ना, ये सारे फ्रेगमेंट जो होते हैं जेल के बीच में से जाते हैं, क्योंकि जेल में छोटे छोटे छेद होते हैं। अब सोचो, जो फ्रेगमेंट साइज में बड़ा है वो तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, तो आपको बड़े फ्रेगमेंट्स यहाँ दिखेंगे और जो फ्रेगमेंट छोटे हैं वो आपको थोड़ा जेल से दूर दिखेंगे। तो ऐसे डीएनए के फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है? डीएनए के फ्रेगमेंट अलग हो गए लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे जेल के ऊपर, तो ये इसकी दिक्कत है कि आपको दिखेंगे नहीं पर अलग हो गए। तो डीएनए के फ्रेगमेंट कुछ इस तरीके से अलग हो गए, दिख रहे हैं आपको? और ऐसे ही दिखाई देंगे, अभी नहीं दिखेंगे
पर लेटर ऑन आपको ऐसे दिखेंगे। तो डीएनए के फ्रेगमेंट हमने छोटे छोटे अलग कर लिए सबके। तो देखो नरूटो है, सस्पेक्ट है, मिकी, मिनी, टॉम एंड जेरी, सबके फ्रेगमेंट्स है, राइट। Yeah, मैम। मुझे इस फ्रेगमेंट को ध्यान से देखना। ओके चलो, अब देखो जो जेल है उसके ऊपर फ्रेगमेंट आ गए। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, देखो अब ध्यान से देखना। इस जेल के ऊपर सारे सेगमेंट आए, लेकिन मैं तो देख नहीं सकती। मैं अगर इसको देख नहीं सकती तो मैं इसको ऐसी प्लेट में डालूंगी जिसमें इसको देख पाऊँ। तो अब देखो हम क्या करेंगे। कॉपी है आपके आसपास कोई? यस Yeah, मैम। कॉपी या बुक को अपने हाथ में उठाओ, एक हाथ पे रखो। मेरा कैमरा नहीं चल रहा, मैं तो करके दिखाती। एक हाथ पे रखा। अभी आपकी जो कॉपी है वो ये जेल की स्लैब है, ठीक है। अब उसके ऊपर आप एक पतला सा कपड़ा डाल दो, ये मैम। नायलॉन का एक पतला सा कपड़ा डाल दो। तो ये जेल है, आपकी कॉपी है, और इसके ऊपर आपने नायलॉन का कपड़ा डाल दिया। तो और इसको ऐसे रख दिया। तो जितना भी फ्रेगमेंट आपके जेल के ऊपर थे ना, वो सारे के सारे नायलॉन शीट पे चले जाएंगे। समझ आया? Yeah, मैम। यस मैम। समझ आया क्या किया? अपनी कॉपी के ऊपर वो कपड़ा डालो। अब कपड़ा हटाओ तो इमेजिन करो कपड़े के ऊपर सारे के सारे फ्रेगमेंट चले गए हैं डीएनए के। क्लियर? Yeah, मैम। इस प्रोसेस को हम सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, राइट। तो हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें जेल के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था ना, इसलिए हमने उसको कपड़े पे ट्रांसफर कर दिया। समझ में आया सूर्यांश? यस यस मैम। ठीक है, मैंने डाल दिया। अब भी मुझे इसके ऊपर कुछ दिख तो रहा नहीं सही से, और मुझे ढूंढना क्या है? अब मुझे याद करके बताओ कि सस्पेक्ट में मुझे ढूंढना क्या था। सस्पेक्ट के डीएनए की क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे पास? एज एज। क्रोमोसोम नंबर 5 पे एएजी की रेपिटेशन बार बार है। मिनी सैटेलाइट पता है मुझे, और उसी का हमने क्या बना के रखा है? प्रोब। प्रोब। यानी कि अभी जो कपड़ा है मेरे पास, इसके ऊपर ये सारे फ्रेगमेंट्स हैं। अब मैं इस कपड़े को नेक्स्ट शीट पे बना रही हूँ, ठीक है। ये जो सारे फ्रेगमेंट्स हैं, लेट्स से ये एक शीट के ऊपर है, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूँ चार्जेस। अब ये हमारे नायलॉन की शीट के ऊपर है, सारे फ्रेगमेंट्स हैं। तो अगर अब मैं इस शीट को प्रोब से ट्रीट कर दूं, प्रोब डाल दूं, तो प्रोब कहाँ कहाँ जाके बॉन्ड बनाएगा? किस किस फ्रेगमेंट पे बॉन्ड बनाएगा जहां उसको क्या मिलेगा? एएजी। AAG। यस। तो यहाँ पे सीक्वेंस है टीटी सी। तो वो जा जाके बॉन्ड बना देगा इसके साथ, है ना। तो इसने यहाँ बॉन्ड बना लिया, यहाँ बॉन्ड बना दिया, यहाँ बॉन्ड बना लिया, यहाँ बॉन्ड बना। तो पता चल गया कि ये सस्पेक्ट, जो सस्पेक्ट का ब्लड के साथ उसने बॉन्ड तो बना दिया, क्योंकि हमने यही काटा था, राइट। अब जिसका भी ब्लड सस्पेक्ट का एक्चुअल ब्लड है, जिस वो सस्पेक्ट का ब्लड जिसकी भी बॉडी से निकला है, क्या उसके फ्रेगमेंट के साथ प्रॉप जाके चिपकेगा? अगर मैं सस्पेक्ट हूँ, ठीक है, वो जो ब्लड गिरा हुआ था वो मेरा था, ओके। तुमने प्रॉप भी बना के रखा है। अब एक तरफ तुमने मेरा ब्लड सैंपल लिया है, एक तरफ वो सस्पेक्ट वाला लिया है, और तुमने दोनों में प्रॉप डाल दिए। तो जहां जहां वो सस्पेक्ट वाले ब्लड में प्रॉप जाके लगा, वहां वहां वो मेरे ब्लड में जाके नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा ना। यानी कि इनमें से जो भी क्रिमिनल है, प्रॉप उसके पास जाके भी तो लगेगा ना, क्योंकि उसी का तो ब्लड है ये सस्पेक्ट एक्चुअली इनमें से कोई एक इंसान है ना। तो अगर यहाँ पर लग रहा है तो कहीं और भी तो लग रहा होगा, राइट। तो देखो हमने प्रॉप लगा दिया। प्रॉप ऐसे दिखता नहीं है। प्रॉप लगाने के बाद हम इसको ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब है कि एक्सरे में डालते हैं। तो उस कपड़े के ऊपर जिसके ऊपर ये सारा सैंपल है, मैंने इसके ऊपर एक्सरे डाला। जब मैं एक्सरे डालूंगी ना, तो वो मुझे रेडियो एक्टिव था ना प्रॉप, तो मुझे चमकता हुआ दिखेगा। अब मुझे जब चमकता हुआ दिखेगा तब मुझे पहचानना है। तो ये तुम्हारे पास एंड रिजल्ट है। प्रॉप के बाद तुमने एक्सरे डाल रखी है और ये तुमको चमकता हुआ दिख रहा है। देखो थोड़ा बहुत फर्क आता है। अब तुम्हें ढूंढना है वो सैंपल जो सस्पेक्ट के ब्लड की तरह तुम्हें सेम लाइन पे दिखे। तो जिसके भी सेगमेंट सस्पेक्ट की लाइन से ज्यादा पैरेलल होंगे वो हमारा मर्डरर होगा। तो इसे आइडेंटिफाई करके चैट में लिख के बताओ मर्डरर कौन है।
चैट में लिखना। एक बार ट्राई तो करो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सस्पेक्ट की जो लाइंस है देख लो किसके साथ सबसे ज्यादा मिल रही है, जिसके साथ सबसे ज्यादा मिल रही होगी वो तुम्हारा एक्चुअल में वही सस्पेक्ट का खुद का ब्लड होगा। बाकी लोग ट्राई 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 कोशिश करो। देखो आप करके देख लेते हैं। तो यहां से कर रही हूँ मैं। तो पहला फ्रेगमेंट, अच्छा यहाँ पे एक फ्रेगमेंट डिलीट हुआ है इसलिए कंफ्यूजन है। तो पहला फ्रेगमेंट मुझे इसके पैरेलल दिख रहा है ना, मिकी का भी हो सकता है ये और ये टॉम का भी हो सकता है ना, पहले में तो मुझे इन दोनों पे डाउट है। दूसरा फ्रेगमेंट मुझे किसी के पैरेलल एक्सेस दिख नहीं रहा। तीसरा फ्रेगमेंट मुझे मिनी के पैरेलल दिख रहा है, यानी कि एक अभी डाउट किस पे, इसका भी हो सकता है, एक मिनी का मिकी का भी हो सकता है, टॉम का भी हो सकता है, और अब मैं कह रही हूँ मिनी का भी हो सकता है। मिनी से एक मैच हुआ है, मिनी से दूसरा भी मैच हो गया, मिनी से तीसरा भी मैच हो गया, मिनी से फोर्थ भी मैच हो रहा है, फिफ्थ भी मैच हो रहा है। दैट मीन्स किसने करा है क्राइम? मिनी। मिनी। यस, सो द मर्डरर इज मिनी। क्लियर सबको? यस तो ये हर क्रोमोसोम को स्टडी करके फोरेंसिक वाले बताते हैं कि वो ब्लड सैंपल किसका था, ऐसे पता चल जाता है। तो अगर किसी भी क्राइम सीन में ना अगर बहुत अच्छे से फोरेंसिक टीम इकट्ठा कर लेना सैंपल, तो क्राइम तकरीबन सारे क्राइम सॉल्व हो सकते हैं। बस उसको सैंपल को इकट्ठा ध्यान से करना होता है। जैसे किसी भी क्राइम सीन में किसी के नाखून है, तो नेल्स के अंदर अगर किसी ने किसी को नोचा है तो यहाँ पे सेल्स मिल जाते हैं। उन सेल्स को निकाल के उसमें से डीएनए निकाल के पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर ली जाती है। एक बाल का टुकड़ा भी मिल जाए, अगर किसी का सलाइवा मिल जाए, अगर किसी का सीमन मिल जाए, तो उससे भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाती है। तो सैंपल कलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी क्राइम सीन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर सबको? यस मैम। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या यूज किया था? मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट? सैटेलाइट। मिनी। बहुत बढ़िया। चलो अब ये कौन से पेज नंबर पे एनसीईआरटी के बताना जल्दी जल्दी। 106 106 122 किसी में 122। बेटा ये स्टेप्स है एनसीईआरटी ने मेंशन करे, देख ले हमने ये सारे कवर करे हैं या नहीं, चेक कर ले। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं, सबसे ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसमें से डीएनए निकालते हैं। कैसे निकालते हैं उसमें से डीएनए? कैसे निकाला था डीएनए? क्या किया था? रेस्ट्रिक्शन। नहीं नहीं, ब्लड सैंपल में से डीएनए निकाला है। सेल्स के अंदर से डीएनए कैसे निकाला था? एंजाइम के साथ हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करके, की मदद से सेल्स को ब्रेक करके, राइट। उसके बाद हम डीएनए के बड़े से स्ट्रैंड को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में चेंज करते हैं। सूर्यांश अब हम यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। अब ये सारा मटेरियल जेल से हम लोग शिफ्ट कर देते हैं नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की शीट के ऊपर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साउदर्न प्रोटीन। उसके बाद हम लोग प्रोब डाल देते हैं। तो जब प्रोब जाके डीएनए के फ्रेगमेंट के साथ ऐसे अटैच होता है तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि मिक्सिंग होगी ना दोनों की। तो हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। लेबल्ड मतलब वो रेडियो एक्टिव है, उसके ऊपर रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा है। प्रोब का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है हमारे पास, और वीएनटीआर मतलब किसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, राइट, एएजी वाली। क्लियर? उसके बाद हम हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट को एनालाइज करते हैं थ्रू ऑटो रेडियोग्राफी, मतलब एक्सरे से ट्रीट कर देते हैं, फिर हमें पता चल जाता है किसने किया है। क्लियर है सबको? ये पेरेंट टेस्ट के लिए भी यूज हो सकता है कि फादर कौन है ये भी जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एनसीईआरटी में पिक्चर दी है, कौन से पेज नंबर पे है? 107। 123। देखो इस पिक्चर में क्या दिया है आपको, इसमें कौन से क्रोमोसोम स्टडी किए है? 7 वाला स्टडी किया है, 2 भी स्टडी करा है और 16 भी स्टडी किया है, राइट। तो देखो ये कह रहे हैं डीएनए फ्रॉम द क्राइम सीन। क्राइम सीन का डीएनए है सी,
तो ये क्राइम सीन के डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, बने हुए हैं सारे नीचे। अब उन्होंने क्या किया, सस्पेक्ट है हमारे पास ए और सस्पेक्ट है हमारे पास बी। तो ये क्रोमोसोम नंबर 7 की डिटेल है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 की है, और 16 का तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये डेफिनेटली हमारी मिनी सैटेलाइट्स है। तो मुझे देख के बताओ क्रिमिनल कौन है इस केस में। बुक से देख सकते हो क्रिमिनल कौन है। सस्पेक्ट से मैच होना चाहिए मैक्सिमम। क्रोमोसोम 7। क्रोमोसोम नंबर 7 कहाँ से आ गया? क्रिमिनल तो ये है ना, सबके पास सारे क्रोमोसोम है। तुझे ये ढूंढना है सस्पेक्ट कौन है, समझ आई? यस तो बता कौन है। सी वाले से सबसे ज्यादा कौन मिलता है, ए या बी? देख लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर 7 पे जो सीक्वेंस है वो बी वाले से मिल रही है, बी को 1 पॉइंट। क्रोमोसोम नंबर 7 पे जो दूसरी सीक्वेंस है वो भी बी वाले से मिल रही है, बी वाले को 1 और पॉइंट। क्रोमोसोम नंबर 2 पे जो सीक्वेंस है वो दोनों से मिल रही है, तो एक इसको भी ले लेगा और 1 पॉइंट इसे भी। क्रोमोसोम नंबर 2 पे जो ये सीक्वेंस है वो फिर से बी से मिल रही है, राइट, और कोई किसी से नहीं मिल रही। तो सबसे ज्यादा सीक्वेंस किससे मिल रही है? बी वाले से। सो क्रिमिनल विल बी बी। तो वहां लिख लो बेटा, क्रिमिनल विल बी ए। जिससे सीक्वेंस मिलती है वो क्रिमिनल है, राइट। बी से ज्यादा मिलती है तो वो क्रिमिनल है, तो वहां लिख लो आंसर बी। ओके कोई डाउट किसी को? नो मैम। नहीं, चलो कल कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? 5 तक। चलो 6 वाला करके बताओ, ये नहीं करा था? मुझे लग क्यों रहा ये करा था, पक्का नहीं करा? नो मैम। चलो ठीक है, चैट बॉक्स में बताओ। आज हम ये मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और कल आपका लास्ट लेक्चर होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, फिर हम परसों से एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, राइट। बढ़िया। तो करेक्ट मैच ढूंढना है आपने। सॉरी इसका अल्फाबेट है ये, दिस इज अ राइबोजाइम व्हिच इज एन एंजाइम। जाइम का मतलब यहाँ पे होता है एंजाइम। अगर तुमको ये नहीं पता ना करेक्ट कौन सा, तो ये ढूंढो इनकरेक्ट कौन सा है। देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तुम्हें नहीं पता करेक्ट कौन सा, तो इनकरेक्ट ढूंढ लो। मेंडल ने ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी दिया था, मेंडल ने ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस तो दिया ही नहीं था। टीएच मॉर्गन ने आपको लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की बात की थी, ट्रांसडक्शन थोड़ी समझाया था। बैक्टीरिया के प्रोसेसेस की बात कर रही है। F2 इंटू रिसेसिव ट्रेट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये कह रहा है। तुम्हें अगर क्रॉस याद है तो ये पेरेंट होते थे, पेरेंट के बीच में क्रॉस होता तो F1 जनरेशन आती थी, फिर F1 ही F1 से क्रॉस होता था, सिबलिंग के बीच में क्रॉस करते थे हम प्लांट में, और फिर F2 जनरेशन आती थी। अब पेरेंट में जब हम दो कैरेक्टर्स को स्टडी करते थे ना, दो अल्फाबेट अलग अलग होंगे, स्मॉल और कैपिटल नहीं, अल्फाबेट अलग होंगे, जैसे A B, दो अलग अल्फाबेट है, दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी कर रहे हैं। जब हम दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करते हैं वो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है। इसने क्या बोला है कि तुम F2 जनरेशन को रिसेसिव ट्रेट के साथ क्रॉस करा दो, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है। ये डायहाइब्रिड क्रॉस थोड़ी है, ये तो बैक क्रॉस कराने की बात कर रहा है, वो भी गलत, राइट। सो बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर वुड बी राइबोजाइम। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड मतलब किसकी बात हो रही है? हाँ, या तो डीएनए की बात कर लो या आरएनए बोलो, दोनों न्यूक्लिक एसिड है। अब डीएनए की अगर मैं बात करती हूँ तो जब अगर तुमको एमआरएनए याद है, तो एमआरएनए जब बनता है, एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम आके लगते थे, राइबोसोम्स। और राइबोसोम की जो बड़ी वाली यूनिट होती थी वो एंजाइम की तरह काम नहीं करती थी, दो अमीनो एसिड को आपस में चेन करवाती थी, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के काम आती थी। तो राइबोसोम
जब एंजाइम की तरह काम करता है तो उसको हम बोलते हैं राइबोजाइम। तो न्यूक्लिक एसिड में जो राइबोसोम होते हैं वो एंजाइम की तरह काम करते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, बाकी किसी ऑप्शन का कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो आंसर वुड बी ए। समझ आया? यस मैम। चलो मूविंग ऑन, ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। ये तो क्विकली हो जाना चाहिए, साइंटिस्ट के ऊपर है ये। स्ट्रक्चर हो गया, फोल्डिंग ऑफ डीएनए हो गया, अब ये साइंटिस्ट पे आ गया। फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल वो लेडीज ने आके दिया था, मार्था चेस, हार्शियन चेस। आंसर वुड बी ए। फाइनल प्रूफ इन्होंने दिया था। एवरी मैक्लोडी का एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया था और हरविंद गोविंद खुराना ने सपोर्ट किया था जेनेटिक कोड को। सो आंसर वुड बी ए। समझ आई? क्या यूज किया था इन्होंने? बैक्टीरियोफेज यूज किया था। इट वाज अ वायरस, यूज्ड अ वायरस। ओके, बैक्टीरिया जिन्होंने यूज किया था वो डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री, डीएनए रेप्लिकेशन, सॉरी डीएनए जो स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यार क्या बोल रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री, वो बताने के लिए सेमी कंजर्वेटिव होती है। एक मदर से आता है और मतलब एक स्ट्रैंड पिछले वाले डीएनए से आता है। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बैक्टीरियोफेज यूज किया, बैक्टीरिया यूज किया था, इकोलाई। हर्शियन चेस का एक्सपेरिमेंट था जब उन्होंने बैक्टीरियोफेज यूज किया था, वायरस। और ये दोनों एक्सपेरिमेंट के डायग्राम बने हुए हैं। समझ आई बात? इसी में कंफ्यूजन होती है। क्लियर है? यो मैम। चलो आंसर वुड बी ए। ट्राई दिस वन, ध्यान से पढ़ना। A molecule that acts as a genetic material must fulfill the given situations except, ये पूछ रहे हैं ऐसी स्टेटमेंट ढूंढो जो जेनेटिक मटेरियल फॉलो नहीं करता। वो तुमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। समझ आई? करेक्ट नहीं पूछ रहे, यानी कि बाकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है सिवाय एक की। तो एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो, इस बार क्वेश्चन पूछ रहे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो। तो ये स्टेटमेंट सारी बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को मेंडल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, जो मेंडल बोलता है वो सबको फॉलो करे, ऐसा होता है? जेनेटिक मटेरियल फॉलो करता है? यस। तो ए तो सही स्टेटमेंट है, मुझे गलत ढूंढनी है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो खुद को रेप्लिकेट कर पाए, ऐसा होता है? जेनेटिक मटेरियल लगता है? बिल्कुल। जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा? नो मैम। जेनेटिक मटेरियल को तो स्टेबल होना चाहिए, नहीं होगा तो म्यूटेशंस ही होती रहेगी। जेनेटिक मटेरियल में थोड़ी थोड़ी म्यूटेशंस होनी चाहिए ताकि धीरे धीरे इवोल्यूशन हो पाए। तो जो उसका नॉन कोडिंग रीजन है उसमें म्यूटेशंस होनी चाहिए, ऐसा होता है हमारे डीएनए में? यस मैम। बिल्कुल होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी सी। तो बाकी की स्टेटमेंट सही है ना? तो ये सही वाली स्टेटमेंट नोट कर लेना कि जेनेटिक मटेरियल में सारी खूबियां होती है। ठीक है, ये पूछी जा सकती है क्वेश्चन दूसरे सेंस में, राइट? यस मैम। चलो मूविंग ऑन, ट्राई दिस वन। ये छोटा सा है, अब तो ये हिट हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने पीछे भी बताया एक क्वेश्चन ऐसा ही। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया था? चूहे वाले ने, ग्रिफिथ। आंसर वुड बी सी।
ग्राफिथ नहीं ग्रिफिथ, ग्राफिथ में GRA होता, सो आंसर वुड बी सी। ये वाला हमने कर रखा है, देखो ये करो, इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी ध्यान से पढ़नी होती है। देखो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है हमें। तुम्हें नहीं पता करेक्ट कौन से, इनकरेक्ट ढूंढ लो, उल्टा ढूंढ लिया करो। ट्रांसडक्शन व डिस्कवर बाय एस ऑल्टमैन, ये तुमको पता नहीं होगा, यहाँ फंस जाते हो, ठीक है। तो ये वैसे गलत स्टेटमेंट है। स्प्लाइसोसोम ट्रांसलेशन में पढ़ते हो या कहाँ पढ़ते हो? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ी पढ़ती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में पढ़ती है, ये भी गलत है। पुनीत स्क्वायर ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डेवलप करा था। यस मैम। हाँ, ये देखो एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये है खतरनाक चीज की इस पे कोई ध्यान नहीं देता, तो ध्यान से पढ़ना जब एनसीईआरटी में कुछ लिखा हो। और लिंकेज का टर्म किसने दिया था? स्टॉल ने थोड़ी दिया था, राइट। सो आंसर वुड बी बी। जिन्होंने लिंकेज पढ़ा था उन्होंने तो टर्म दिया था। किसने पढ़ा था? टीएच मॉर्गन। राइट, तो ट्रांसडक्शन जोशुआ ने दिया था। दो साइंटिस्ट थे, जिंडर एंड जोशुआ, मुझे जोशुआ याद रहता है, खैर यहाँ लिखा है, ठीक है। तो आंसर वुड बी बी, हमें करेक्ट ढूंढना था, ठीक है। ये आप कर चुके हो, ये भी करा है, ये भी करा है, ये वाला करो। इससे पता चलेगा होमवर्क करना की जरूरी है। इसने करा है वो 2 सेकंड में कर लेगा। Which of the following RNA act as a structural RNA as well as ribozyme in bacteria? Ribozyme का मतलब एंजाइम की तरह काम करता है। तो जब बैक्टीरिया में mRNA बनता है ना, तो उसके ऊपर राइबोसोम लगते हैं, एक बड़ी यूनिट और एक छोटी यूनिट। बड़ी यूनिट एंजाइम की तरह काम करती है और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करती है, जो नई चेन बन रही है ना प्रोटीन की, उसमें। तो अगर तुमको पता है बड़ी यूनिट किससे बनी है तो तुम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जिसको पता है बड़ी यूनिट किससे बनी है वो कर पाएंगे। तो आंसर वुड बी सी 23S RNA। तो देखो बड़ी यूनिट बनी है 23S RNA से, 5S RNA और 16S RNA से छोटी यूनिट बनी है। क्योंकि बड़ी यूनिट मदद करती है तो उसमें से भी 23S RNA यूनिट है जो एंजाइमेटिक फंक्शन करती है, ये एंजाइमेटिक है, राइट। नेक्स्ट ईयर आपको यूकैरियोटिक सेल का पूछ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बेटा। तो जिसने नहीं करा तो होमवर्क उससे नहीं हो पाएगा। चलो हो गया आपका टाइम। सो कल की क्लास में बाकी के क्वेश्चन करेंगे और हम लोग